देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो हालांकि हमने पूरे पिछले क्लास में आपके पूरे टॉपिक्स और क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आज का समरी क्लास रहेगा, जिसमें जो है हम आपका जो है सरसरी तौर पे सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे पूरे बुक में आपका क्या दिया हुआ है। तो ये समझिए कि जितने हमारे पहले के लेक्चर्स बने हुए हैं, उन सारे लेक्चर्स को आज एक लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा समरी क्लास है, जिसमें हम एक हिसाब से हम पूरा रिवीजन करेंगे आपका 2 चरों का जो रैखिक समीकरण है उस अध्याय का। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आपका रैखिक समीकरण। ठीक है, तो क्या होता है, तो रैखिक समीकरण समझने से पहले आपको समझना होगा रैखिक बहुपद। ठीक है, तो क्या होता है रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर तो कई लोग सोच रहे होंगे सर बहुपद क्या होता है। पहले बहुपद को ही बता देता हूँ। बहुपद एक ऐसा चीज है या ऐसा एक बीजीय संरचना है जिसमें क्या होता है, अचर और चर रहता है और इसकी जो पावर जो रहती है ये अपना होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में जो लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। यहाँ पे अचर और चर सभी को समझ में आ रहा होगा। एक नया चीज आपको फिर सुनने को यहाँ मिल रहा होगा, हालांकि आप लोगों ने बार बार सुना है। एक है पूर्ण संख्या होल नंबर। ये जो है प्रारंभ होता है 0 1 2 3 से होते हुए आगे बढ़ता है, ये हमारा कहलाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, ये संख्या ना बोल के इसको संख्याएं बोल देते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी नंबर रखी हुई है। ठीक है, अब देखिए रैखिक बहुपद, तो उस बहुपद को बोलेंगे जिसकी चर की घात क्या हो, चर की घात जो हो एक हो, उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं रैखिक बहुपद को, तो जैसे आप बोल सकते हो सर 2x + 5, ठीक है, 3x धन 2 या ax धन b, ये हमारे सब क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मेन, रैखिक समीकरण। अभी पूरा मेन टॉपिक में नहीं आएंगे, पहले आप समझ लेते हैं हम रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होगा, रैखिक समीकरण क्या होगा, जब रैखिक बहुपद को, जब रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, तो वह रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा। ये तो यहां पर देखिए, जैसे कि हमारा ये है 2x धन 5, जब इसको इक्वल 0 कर देंगे तो ये है हमारा रैखिक समीकरण। 3x धन 2, जब इसको इक्वल 0 कर देंगे ये हमारा रैखिक समीकरण। ax धन b इक्वल 0 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आ रहा है 2 चर का रैखिक समीकरण। तो 2 चर कहने मतलब चर को काउंट करेगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया, घात बताया, चर की संख्या नहीं बताया। अगर हम इनमें चर की संख्या की बात करें तो आप देख पा रहे हो इसमें जो घात जो है ये कितना है, 1 है। घात मतलब अधिकतम घात कितना है, 1 है। और अगर मैं चर की बात करूं तो यहाँ पे देख पा रहा हूं चर की संख्या जो है कितनी है, 1 है। कितना है जी, 1 है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ए बी को हम लोग अचर में काउंट करते हैं और 1 से जो है हमारा क्या है, चर है। तो यहाँ पे अब हम इसकी जब बात करें तो ये कैसा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। कैसा है ये, एक चर, इसमें चर की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक चर का रैखिक समीकरण। तो हमारा जो मेन टॉपिक है 2 चरों का रैखिक समीकरण, 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या हो जाएगी, रैखिक समीकरण रहेगा मतलब इसकी घात कितना रहेगा, 1 रहेगा और चर की जो संख्या है ये आपका 2 हो जाएगा। जैसे कि देखिए 2x धन y बराबर 0 या 5x धन 2y धन 3 बराबर 0। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चर कितना हो जा रहा है, 1, और चर कितना हो जा रहा है, 2। तो ये हमारा चर की संख्या कितनी हो जा रही है, 2, और इसकी घात करें तो 1 और इसकी घात बोले तो 1, तो अधिकतम 1 ही है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर इसकी जो घात जो होगी ये जो है 1 है और यहाँ पे चर की संख्या जो है क्या है, 2 है। तो इसको बोलेंगे 2 चरों का रैखिक समीकरण।
ठीक है। अब अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी हल के बारे में, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास चर एक है, कितने हैं जी, चर एक है, तो हमें एक हल मिलता है। हमारे समीकरण में चर की संख्या कितनी है, एक है, तो हमें एक हल मिलेगा। और अगर चर की संख्या दो है तो हमें कितने हल मिलेगा, दो हल मिलेगा। तो दो चर के रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो हल मिलेगा, तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक चर वाले जो समीकरण है उसको सॉल्व करने के लिए एक हल मिलेगा और एक समीकरण से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो दो चर के रैखिक समीकरण में दो हल मिलेंगे, तो उसके लिए हमको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं इनकी हल की, तो यहां पर देख पा रहा हूं, इसकी हल बोलूं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इसकी हल आप देखोगे, इसका हल, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर ऋण दो बटा कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इसमें चर की संख्या एक है, तो डायरेक्ट जो है हम उसी समीकरण से क्या कर ले रहे हैं, एक ही समीकरण से सॉल्व कर ले रहे हैं, हल कर ले रहे हैं। ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगेगा, दो चर की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात होती है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, हमारा रैखिक समीकरण ही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमने क्या समझा भी कि दो चर का रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दो इक्वेशंस के समूह को हम लोग बोलते हैं युगपद समीकरण। क्या बोलते हैं, युगपद समीकरण, युगपद समीकरण। तो अब हम जो है दो चर का रैखिक समीकरण में हम पढ़ेंगे आपका युगपद समीकरण। युगपद समीकरण कहने का मतलब जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, या बोल सकते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के समूह को, इसको समूह, समूह किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक लोग जब आपस में रहते हैं, या दो या दो से अधिक रहता है तब समूह बनता है। तो युगपद समीकरण उसको बोलेंगे, दो चर के रैखिक समीकरण के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, युगपद समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है युगपद समीकरण का, या बोल सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का मैं सामान्य रूप की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आपका सामान्य रूप लिख रहा हूं। सामान्य रूप क्या होता है, ये आपका होता है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, ये समीकरण नंबर वन। दूसरा इसमें होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ये आपका समीकरण नंबर दो। या इसी को ऐसा भी लिखा जाता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जब क्या किया जाता है, अचर पद को जब क्या कर देता है, राइट साइड लेके लिखा जाता है, तब इसको ऐसा लिखा जाता है, राइट साइड ले लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आप समझ लीजिए, आपका जो C1 व C2 जो है, ये आपका अचर पद कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अचर पद कहलाता है। और A1 जो होगा और A2 जो होगा, ये x का गुणांक है। ठीक है, A1 जो है पहले समीकरण में x है, उसका गुणांक है, A2 जो है दूसरे समीकरण में है, उसका गुणांक है। और आपका जो B1 B2 है, ये आपका जो है y का गुणांक है। B1 जो है पहले समीकरण के y का गुणांक, और B2 जो है दूसरे समीकरण में y का गुणांक है। ठीक है, अब यहाँ पे चर कौन कौन सी है, तो x और y जो है, ये दोनों आपके क्या है, यहाँ पे चर है। ठीक है, दो चर है। अब बात करते हैं इन सब का, ये C1 C2 A1 A2 B1 B2 को जो वैल्यू होगी, ये आपका क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होगी। क्या होगी, ये सारे वास्तविक संख्याएं होगा, या इसका जो मान आएगा, ये सारे सारे कैसे रहेंगे, वास्तविक संख्या रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई क्या है, आपका चर है। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम जो है आपको क्या रहेगा, कथन से समीकरण बनाना सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको जो है हम सीखेंगे यहाँ पर समीकरण बनाना, क्योंकि आपके सिलेबस में है समीकरण बनाना, मेकिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर हम सीखेंगे समीकरण बनाना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपको कथन दिया रहेगा, उस कथन को हम पढ़ के स्टडी करके आपका जो है समीकरण का निर्माण करेंगे। ये देखिए, तो इसके लिए जो है मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का कोई भी एक क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक है, तो आप जो है आप अपने बुक पे देख सकते हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज 1 है, आपका पेज नंबर जो है 42। यहाँ पे जो है
मैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं जिसमें आपको कथन में दिया हुआ है और इस कथन को स्टडी करके अपन को जो है समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका कथन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर कितना है, 8 है, ठीक है। ये आपको कथन में दिया है। तो यहां इसको समीकरण में बदलने के लिए दो संख्या बोला है तो आपको मानना पड़ेगा, माना दो संख्याएं एक्स और वाई है, क्या है जी, एक्स एंड वाई है। अब प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग कितना है, 16, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा एक्स धन वाई, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। और दोनों संख्याओं का अंतर माने एक्स माइनस वाई कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से आपको जो कथन दिया रहेगा उसको हम क्या बनाएंगे, उसका समीकरण बनाएंगे। चलिए इसमें जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि अधिकतर कंफ्यूजन इसी में होते हैं लोग। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो है सबसे पहले नरेश क्या है, पिता है, तो हम मान लेंगे पिता की वर्तमान आयु, इसको हम ले लेते हैं 100 वर्ष, ठीक है। और उसकी पुत्री, तो पुत्री की वर्तमान आयु इसको हम लोग ले लेते हैं y वर्ष मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पहले स्टेटमेंट में बात हो रही है आपका 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले, ठीक है। तो पिता की आयु 7 साल पहले, उसके पिता की आयु क्या रहेगी, अगर अभी 100 है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, 7 माइनस 100 वर्ष हो जाएगा। जैसे अभी 10 है तो 7 साल पहले की बात करें, 10 में 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3। तो उसी प्रकार, ठीक है। और पुत्री की आयु जो है 7 साल पहले क्या रहा होगा, y माइनस 7 वर्ष रहा, ठीक है। अब आपको प्रश्नानुसार आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि 7 साल पहले तुम्हारी जो आयु मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुनी थी। मतलब पिता की जो आयु रहा था अपनी पुत्री से आयु से कितनी गुनी ज्यादा थी, 7 गुना ज्यादा था। तो ये उसमें 7 का गुणा कर देंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 7y माइनस 7 सत्ते 49, ठीक है। आगे जब ये सॉल्व होगा तो इधर देखिए ये आपका हो जाएगा x माइनस 7y इधर आ जाएगा। तो और देखिए ये 7 जब उधर जाएगा, ये 7 इधर ऋण है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का 7 हो जाएगा और ऋण 49 में घटेगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 42 आ जाएगा ऋण का, कितना आ जाएगा जी, ऋण 42, ये 42। ये बन गया है इस तरह से आपका समीकरण नंबर पहला, ये, ठीक है। इसी में देखिए इसका आगे लिख रहा हूं एक जो स्टेटमेंट जो बचा हुआ है, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं कितने कब की बात हो रही है, 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद। तो देखिए बाद मतलब इसके बाद, जैसे कि अभी के 10 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, जुड़ जाएगा। तो 3 साल बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा, x धन 3 वर्ष और उसकी पुत्री की जो आयु होगी ये आपका हो जाएगा y धन 3 वर्ष, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब पिता की जो आयु होगा x धन 3, ये अपने पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा, y धन 3। तो आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा x धन 3 बराबर, ये आपका हो जाएगा 3y और धन 3 3 9, तो ये आपका हो जाएगा x धन, इधर आएगा तो x ऋण 3y और इधर जाएगा तो 9,
और देखो इधर क्या हो जाएगा, ऋण का 3, सो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर ये आपका हो जाएगा 6। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, 3 वर्ष बाद की बोल रहा है तो x धन 3 y धन 3, तो पिता की जो आयु होगी पुत्री की आयु का कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो पुत्री की आयु में कितना का गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3y और 3 तिया 9, ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये ऋण वाला इधर जो क्या है प्लस में, इधर आके ऋण हो जाएगा और इधर 9 इधर ये जाएगा तो माइनस का 3, तो घर के कितना हो जाएगा x माइनस 3y। ठीक है, तो ये वाली जो समीकरण जो आपको कथन दिया है उसे समीकरण जो है मेकिंग इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमने युगपत समीकरण बनाना सीख लिया, समीकरण कैसे बनाना है। अब उस समीकरण को हल कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना, तो युगपत समीकरण हल करने की हमारे पास 2 विधि है, जिसमें पहले विधि का नाम है आलेखी विधि और दूसरे जो विधि है उसका नाम है हमारा बीजीय विधि। तो आलेखी विधि में क्या होता है, आलेखी विधि में सिर्फ एक विधि है, उसका नाम आलेखीय ही है। ठीक है, आलेखी विधि, या कहीं कहीं पे इसका नाम आपको सुनने को मिलता होगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, या ग्राफी विधि, तो इंग्लिश में इसका नाम होता है ग्राफिकल मेथड, इसी को आप लोग बोलते हैं ग्राफिक मेथड, लेते ग्राफिकल होगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, तो आप याद रखेंगे इसको बोलते हैं ग्राफी विधि। और जो बीजी विधि होता है इसमें 3 विधि होता है। एक विधि जो कि होता है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरे नंबर पे आपका होता है विलोपन विधि, और तीसरे नंबर पे होता है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, अब इन सबको हम बारी बारी से समझेंगे कि इसमें कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है आलेखी विधि, जिसमें जो है हम समझेंगे आपका आलेखी विधि के बारे में। ठीक है, आलेखी विधि पहला हमारा टॉपिक रहेगा, आलेखी विधि। आलेखी विधि में कैसे करते हैं, तो हम इसमें जो है समीकरण निकाय को ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। समीकरण निकाय को सरल रेखा के रूप में, ठीक है, सरल रेखा के रूप में ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। अब ग्राफ तो जानते हो ना, ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करते हैं, ये। तो अब इसका जब प्रदर्शन करेंगे तो इसकी हल की बात कर लेते हैं। तो पहला समझिए, जब समीकरण, ऐसा मत लिखिए, जब मत लिखिए, समीकरण निकाय की रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, वही समीकरण या वही बिंदु, ठीक है, वही बिंदु, मान लो यहाँ पे बिंदु मिल रहा है एक्स वाई, ठीक है, या एक्स वाई मिल रहा है, या आप लिख लो अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, वही बिंदु, जैसे कि मान लीजिए मुझे मिल गया अल्फा बीटा, ठीक है, वही बिंदु अल्फा बीटा समीकरण का हल होता है, समीकरण का हल होता है, या समीकरण निकाय का हल होता है, समीकरण निकाय का हल होता है। इसमें जो है आपका 3 प्रकार के ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है ना, कितने टाइप्स के ग्राफ मिलते हैं, 3 प्रकार के आपको ग्राफ मिलेगा, 3 प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए कि प्राप्त होता है। तो पहला जो होता है प्रकार 1, ठीक है, पहला प्रकार देखिए इसमें कैसे बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका ग्राफ पेपर रहेगा, जिसमें आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर में ऐसे आप क्या करोगे, लाइन को प्लॉट करोगे। ठीक है, यहाँ आपका x और इधर जो रहेगा आपका x डैश, इधर y और इधर आपका रहेगा
y डैश। ठीक है, जब आप समीकरण एक का जब ग्राफ बनाओगे तो वो समथिंग समझो कि इस तरह से आ गया। ठीक है, लाइन वन का ग्राफ, लाइन वन समीकरण एक का, और समीकरण दो का जब बनाया तो क्या आएगा, वो इस तरह से आ गया। मान के चलो ये जो है आपका L2 समीकरण दूसरे समीकरण का बनाया। तो ये क्या कर रही है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। माना इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, अल्फा, और दूसरा क्या है, बीटा है। ठीक है ना। आपको एक चीज यहाँ पे और बता दूं मैं, जो निर्देशांक बिंदु जो होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे निर्देशांक जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक बिंदु जो होता है उसमें पहले जो आता है उसको बोलते हैं भुज, और बाद में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, और पहले वाला रहता है x, उसके बाद क्या आता है आपको y आता है। ये वाला बात आप याद रखेंगे, पहले जो लिखा रहता है वो x की वैल्यू रहती है, बाद में जो लिखा रहता है किसकी वैल्यू रहती है, y की वैल्यू रहती है। और x को बोलते हैं भुज और y को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब समीकरण यहाँ पर क्या हो रहा है, समीकरण की रेखाएं, जब यहाँ पे लगाना नहीं पड़ेगा, समीकरण की रेखाएं, समीकरण की रेखाएं L1 व L2 एक बिंदु P अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करती है। अतः 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 समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल प्राप्त होगा कहने का मतलब क्या होगा, ऑनली और ऑनली कितने हल मिलेगा आपको, एक हल मिलेगा। एक हल कहने का मतलब x की एक मान और y का एक मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर अगर x की बात बोलूं तो एक हो जाएगा अल्फा, और y की बात बोलूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा। x का मान अल्फा और y का मान क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा। ये पहला प्रकार। इसमें क्या होगा, आपको इस तरह के आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखिए आपको कैसे ग्राफ होगा, कैसे ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, ये इस तरह से आप जो है, मैं थोड़ा सा ये इधर ले लेता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है ऐसे लाइन खींचेंगे, ये आपके ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा इधर x डैश, ये हो जाएगा y, और ये आपका हो जाएगा y डैश। ठीक है, हमने क्या किया, एक समीकरण का लाइन खींचा, ये मान के चलो L1। ठीक है, एक समीकरण का हमने लाइन खींचा, इसका नाम क्या हो गया, L1। ठीक है, अब क्या किया, जब दूसरे समीकरण, ठीक है, उसका जब हमने जब निर्देशांक में जब लाइनों को मिलाया तो जस्ट इसके ऊपर आ गया। क्या हो गया जी, इसके ऊपर आ गया। इसको बोलते हैं संपाती हो जाना। क्या हो जाना, संपाती हो जाना। ये जब हमने दूसरे समीकरण का जब रेखा खींचा तो इसके ऊपर आ गया। ये होते हैं, मान के चलो इसका नाम दे दिया मैंने L2। तो जब एक के ऊपर जब एक रेखा आ जाती है तो उसको बोलते हैं रेखाएं संपाती हो जाना। क्या हो जाना, संपाती हो जाना। और मैंने आपको बोला कि समीकरण निकाय में रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही उसका क्या होगा, हल होगा। तो रेखाएं में कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं जी, अनंत बिंदु होती है। तो ये जो है कितने पॉइंट पर ये कट करेगा, ये तो अनंत पॉइंट पे कट करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा, अनंत पॉइंट पे कट करेगा। जैसे कि मैं इसको मान लूं ये जो है मेरा P1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा अल्फा 1 बीटा 1। जैसे इसको ले लूं मैं P2 तो क्या हो जाएगा अल्फा 2 बीटा 2। जैसे इसको ले लूं मैं P3 तो इसका मान क्या हो जाएगा अल्फा 3 बीटा 3। ऐसे करते 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 आगे बढ़ते जाएगा। आप जितना वैल्यू लोगे उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको मिलते ही जाएगी। आया समझ में। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण निकाय की रेखाएं L1 व L2 संपाती, ठीक है, संपाती हो जाती है, तब समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल प्राप्त होता है। अनंततः अनेक हल प्राप्त होता है, अनेक हल प्राप्त होता है। ठीक है,
यहाँ पे अगर निर्देशांक पॉइंट की बात करूं या हल बिंदु की बात करूं तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अगर हल बिंदु लिखूं तो P1 की वैल्यू क्या मिल रही है, अल्फा 1 बीटा 1, P2 जो है आपका आ रहा है अल्फा 2 बीटा 2, P3 आपका क्या आ रहा है, P3 आपका क्या आ रहा है जी, P3 आपका आ रहा है, P3 आपका जो आ रहा है अल्फा 3 बीटा 3। और आगे जब बढ़ते जाऊंगा मैं, जब आगे मैं और बढ़ते जाऊंगा तो मुझे और वैल्यू में क्या होती जाएगी, मिलते जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मूल्य मुझे मिलेगा, हल बिंदु की अगर बात करूं या हल निर्देशांक बिंदु की बात करूं तो मुझे बहुत सारे निर्देशांक बिंदु मिलेंगे। ठीक है ना, यानी यहाँ पर x के क्या मान होंगे, अल्फा 1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा सॉरी अल्फा 1 अल्फा 2 रहेगा ना, x1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये बहुत सारे वैल्यू मिलेगा। y के जो मान होगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये बहुत सारे हल मिलेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अनंत हल प्राप्त होते हैं। इसमें क्या फल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं, या उसी को लिखते हैं अनंततः अनेक हल। ठीक है, अनंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं, माने बहुत सारे हल आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है ना, जब क्या हो जाए, एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा प्राप्त हो जाए। ठीक है, नंबर 3, ठीक है, प्रकार नंबर 3, प्रकार नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब हम ग्राफ पे रेखा बनाएंगे तो ये अपन x, ये आपका x डैश, ये y और ये आपका y डैश। ठीक है, तो इसमें जब बनाएंगे तो जब पहली रेखा का जब हम लाइन खींचेंगे तो वो इस तरह से हमको मिलेगा, ये L1। जब दूसरी रेखा का हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण का जब रेखा खींचेंगे तो हमें जो है इस तरह से मिलता है, ये कैसे मिलेगा, इस तरह से, ये हो गया हमारा L2। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं कैसा लाइन मिल रहा है हमको, समांतर लाइन मिल रहा है। समांतर लाइन मतलब जो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, कट नहीं करती है, और प्रत्येक बिंदु पर इसकी दूरी जो होती है क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण निकाय निकाय की रेखाएं L1 व L2 समांतर प्राप्त होती है, समांतर प्राप्त होती है, तब समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही है तो उसका हल कहां से मिलेगा, तो यहां पे क्या नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहीं पर मैं आपको एक जो है एक डिटेल्स और यहाँ पे दे दे रहा हूं। ठीक है, जो कि आपका प्रश्नोत्तरी 3 के पहले आना है, अवलोकन विधि से समीकरण निकाय के हल का पता लगाना। ठीक है जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा अवलोकन विधि से, जो कि प्रश्नोत्तरी 3 के पहले आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, समरी क्लास है ये, तो आपने तो पहले से पढ़ चुके हैं पहले से कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो अवलोकन विधि से अवलोकन विधि से समीकरण निकाय का हल का पता लगाना। ठीक है, तो पता लगाना। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, हमारा एक कंडीशंस रहता है कि ये जो होगा ये हम तब यूज करेंगे जब हमारा इक्वेशन जो रहेगा, युगपत समीकरण x1 b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, c2 इज इक्वल टू 0, या ये ऐसा लिखा होना चाहिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारा ऐसा होना चाहिए समीकरण, या तो ऐसा इस रूप में होना चाहिए, तभी ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अवलोकन विधि में ये हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, और ये कहां पर है, ये हमारा टॉपिक प्रश्नोत्तरी 3 के पहले है। ठीक है, मैं उसको क्या कर रहा हूं, यहीं पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अवलोकन विधि से समीकरण निकाय का हल का पता लगाना। तो देखिए जब अवलोकन विधि से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर a1
बटा A2 जो होगा बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 का। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे सर A1 A2 B1 B2 क्या है, तो अभी मैंने बताया A1 क्या है, B1 क्या है और A2 B2 क्या है, x और y का क्या है, गुणांक है। ठीक है ना। A1 जो है समीकरण 1 में x का गुणांक है, A2 जो है समीकरण 2 का x का गुणांक है, B1 क्या है समीकरण 1 का y का गुणांक है और B2 जो है समीकरण 2 के y का गुणांक है। तो जब आप चेक करोगे अगर A1 बटा A2 बराबर ना है B1 बटा B2 तो समीकरण का कैसे हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल मिलेगा। और जब उसकी रेखाएं जब खींचोगे आलेख में, जब उसका समीकरण निकालेगा, जब रेखाएं प्रदर्शित करोगे तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, वो प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, A1 बटा A2 जो है बराबर होगा B1 बटा B2 का और बराबर होता है C1 बटा C2 का। ठीक है। इसमें क्या होगा, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये तीनों तीनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण से वैल्यू निकालो, इसमें पुट करके देखो, अगर तीनों तीनों इक्वल आ गया इसका मतलब उस समीकरण को जब ग्राफ में प्रदर्शित करोगे तो कैसे रेखाएं मिलेगी, एक के ऊपर एक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं मिलेगी। ठीक है ना। और जब संपाती रेखाएं मिलती है तो समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, A1 बटा A2 जो है बराबर होगा आपका B1 बटा B2 का, ये दोनों बराबर होगा, परंतु C1 बटा C2 जो है ये बराबर नहीं होगा। A1 बटा A2 जो है बराबर होगा B1 बटा B2 का, परंतु C1 बटा C2 जो होगा बराबर नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब आप समीकरण से जब वैल्यू निकाल के पुट करोगे अगर ऐसा मान मिला मतलब उस समीकरण निकाय का ग्राफ में जब प्रदर्शित करोगे तो कैसे मिलेगा, एक समांतर रेखा मिलेगी। ठीक है ना। और जब हमको समांतर रेखा मिलेगी तो समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है आप ये वाली जो कंडीशंस है ये आपका मोस्ट आईएमपी है, इसको 1 1 2 करके लीजिए। ये जो है आपका इस जो तीन जो आ, ये तीन जो रिलेशन है, इन रिलेशन से जो है पूरे आपके एक प्रश्नावली 3 के प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। चलिए इसको लिखिए फिर आगे और हम देखते हैं। अब देखिए हमने आलेखी विधि आपका समझ लिया, अब हम आपका समझते हैं बीजी विधि में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, 3 विधि आती है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होगा, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक समीकरण का व्यापक रूप जो है उसको लिख लेता हूँ। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल 0 और एक है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। प्रतिस्थापन विधि का नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित करना मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह में रखना, वो कहलाता है प्रतिस्थापित करना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से कोई भी अपनी इच्छा अनुसार चाहे x हो या y हो उसका मान निकाल लेंगे। तो मैं जो है समीकरण नंबर 1 से y का मान निकालता हूं, उस y को मान को मैं क्या कर दूंगा, समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। तो मुझे जो है x का मान मिलेगा और उस x को मान को किसी भी एक समीकरण में रख के मुझे y का मान मिल जाएगा। यदि हम क्या करते हैं, इसमें से मान के चलो कि समीकरण नंबर 1 से y ना निकाल के x का मान निकालते हैं, तो उस x को मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो हमको y का मान मिलेगा। उस y का मान को भी कोई भी एक समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। ठीक है। या कोई स्टूडेंट चाहता है मैं समीकरण नंबर 2 से निकालूं, तो इसमें से x या y का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख देना। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 से निकाल रहे हो तो उसको समीकरण नंबर 2 में रखोगे, अगर समीकरण नंबर 2 से निकाल रहे हो तो उसको समीकरण नंबर 1 में रखोगे। उसके बाद जो x और y का जो मान मिलेगा उसको कोई भी एक समीकरण में रख सकते हो। ठीक है। चलिए, तो ये मेरे हिसाब से आपको प्रतिस्थापन तो समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। विलोपन क्या होता है, विलोपन मतलब विलुप्त, गायब करना, हटा देना। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका जो x वाला चर है और एक y वाला चर रहता है, ठीक है ना, आपको मान के चलो इस तरह का आपको क्या दिया हुआ है, एक युगपत समीकरण दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप सोचोगे कि मुझे x को गायब करना है कि y को गायब करना है। ठीक है। तो हमने सोचा x को गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो x वाला चर का जो गुणांक है, गुणांक मतलब जो गुणा संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक। तो x वाले को अगर हटाना है तो x वाले चर के गुणांक को बराबर करेंगे। ठीक है। जैसे ऊपर का गुणांक अगर 10 है तो नीचे में ही कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। दोनों गुणांक को कुछ संख्या का गुणा करके
बराबर करेंगे, या देखोगे कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसमें बराबर पहले से वो रहता है। अब अगर इसका चिन्ह बराबर है तो घटा देंगे, और विपरीत चिन्ह है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, कर जाएगा। उसी प्रकार मान के चलो अगर y को करना है तो क्या करेंगे, y वाले के गुणांक को बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद अगर दोनों की संख्या बराबर है तो घटा देंगे, अगर विपरीत है तो जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वाला टर्म कर जाएगा। तो जब x वाला कटेगा तो y मिलेगा, और y वाला कटेगा तो आपको x मिलेगा। तो विलोपन को जो है इस तरह से हम लोग विलोपित करते हैं, ठीक है ना। और आपको इसको और अच्छे तरीके से समझना है कि ये कैसे मतलब सॉल्व होते, तो फिर ये वाला टॉपिक को फिर वीडियो देखिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट पे सर्च करोगे तो प्रतिस्थापन, विलोपन, गुणनखंड और आलेखी विधि से मतलब अवलोकन विधि से कैसे समीकरण की हल की जांच करते हैं, ये सारे एक वीडियो बना हुआ है, तो उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके मैं बताया हूँ, तो उसको देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब जो है थर्ड नंबर पे आपका वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो वज्र गुणनखंड विधि के लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है, इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ये सूत्र है आपका x डिवाइड बाई, ये होता है आपका b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाई a1 c2 और a2 c1, और ये होता है आपका लास्ट में जो है 1 डिवाइड बाई ये होता है आपका a1 b2 माइनस a2 b1 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र में आप a1 b1 a2 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट करिए, पुट करने के बाद आप क्या होगा, देखो तीनों आपस में बराबर है, तो एक बार क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इसके बराबर और इस वाले पद को एक बार इसके बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद फिर क्या करेंगे, जब ये इसके बराबर होगा तो तिर्यक गुणा करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ये इसके बराबर होगा, तिर्यक गुणा करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका वज्र गुणनखंड का सूत्र है, इसका हम प्रयोग करके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके जो बुक में जो है 4 प्रकार के आपको विधि को बताया गया है युगपत समीकरण हल करने के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम युगपत समीकरण को हल करेंगे। आपका अंतिम टॉपिक जो आता है ये है कथन बनाना। आपने अभी आपने देखा होगा, सबसे पहले हमारा टॉपिक था समीकरण बनाना, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आ गया, अब हमारा टॉपिक रहेगा कथन बनाना। इसमें हम क्या करेंगे, आपको समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण से हम क्या बनाएंगे, कथन बनाएंगे। अब उल्टा काम करेंगे, अभी हमने क्या किया, कथन से समीकरण बनाया, अब समीकरण से हम कथन बनाएंगे। तो ये जो है आपके करके देखें, जो कि पेज नंबर कितने में दिया हुआ है मैं देख के बताता हूं। पेज नंबर जो है आपका 64, ठीक है, 64, पेज नंबर 64, ठीक है, पेज संख्या है आपका 64, जिसमें आपका दिया है करके देखें, ठीक है। इसके क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं, करके देखें, जिसमें जो है पहला जो है आपका x धन y बराबर 60 और दूसरा जो है आपका x बराबर 3y, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका दिया हुआ है, ये जो है मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, दूसरे नंबर पे आपका दिया हुआ है, ये है आपका x धन y बराबर 5 और उसके बाद आपका xy बराबर 6, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका आपको क्या बनाना है, कथन बनाना है, ठीक है। तो आपने देखा जब हम समीकरण से कथन बना रहे थे तो समीकरण में जो स्टेटमेंट दिया था उसको हम क्या कहते थे, मानते थे। एक्स माना प्रथम संख्या ये है, द्वितीय संख्या ये है। अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दे दी है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक्स और वाई को आप क्या लेके चल रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, माना एक संख्या या बोलो प्रथम संख्या जो है मैं मान लेता हूं, प्रथम संख्या है मेरा x और द्वितीय संख्या को मैं ले लेता हूं y। अब इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो स्टेटमेंट में कैसे लिख सकता हूं इसको, कथन में तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, प्रथम व द्वितीय संख्या का योग, द्वितीय संख्या का योग 60 है तथा प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का 3 गुना है, 3 गुना के बराबर है। ये ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना के बराबर है। ये देखो, ये इस टाइप का अपना कथन बन जाएगा, ठीक है।
प्रथम और द्वितीय संख्याओं का योग कितना है 60, और प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का तीन गुना, गुणा लिख दीजिए, 3 गुना के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको समझिए, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, माना एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत 100 रुपए है। एक पेन की कीमत कितना है 100 रुपए है, ऐसा मान लेता हूं। ठीक है, दूसरा मान लिया एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत यह है आपका ₹y। अब देखिए यहां पे आपका कथन कैसे बनेगा, एक पेंसिल या एक पेन, पहले आएगा एक पेन और एक पेंसिल के कीमत का योग या एक पेंसिल और एक पेन की कीमत, एक पेंसिल और एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तथा दोनों के कीमत का गुणनफल 6 के बराबर है या 6 है। ठीक, सीधा लिख दिए 6 है। ये देखिए एक पेन और एक पेंसिल की कीमत, एक पेन और एक पेंसिल ना, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर देंगे, एक, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, एक पेन और एक पेंसिल के कीमत 5 रुपए है, का कीमत जी, एक पेन व एक पेंसिल का कीमत 5 रुपए है तथा दोनों के कीमत का गुणनफल 6 है, या दोनों का कीमत का गुणनफल 6 है। दोनों के कीमत का गुणनफल कितना है 6 है, ऐसा ये बन जाएगा। मान के चलो किसी ने मान लिया x जो है 1 किलो शक्कर का मूल्य है, किसने ले लिया y 1 किलो चाय का मूल्य है, तो क्या हो जाएगा 1 किलो शक्कर 1 किलो चाय का मूल्यों का योग या मूल्य कितने हैं 5 रुपए है तथा उनके मूल्यों का गुणनफल 6 है। तो इस तरह से आप उसको कुछ भी मान सकते हो। यहां ऐसा भी बोल सकते हो कि x जो है कबूतर के आंखों की संख्या है, y जो है गाय की आंखों की संख्या है। ठीक है, या ले लो एक कबूतर की संख्या ले लो और इसको गाय की संख्या ले लो। ठीक है, तो कबूतर की संख्या और गाय संख्या का योग 60 है और कबूतर की संख्या गाय की संख्या का 3 गुना है। ऐसा आप जो मानना चाहो x y को, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप जो है जो समीकरण दिया रहेगा उससे जो है आप कथन बना सकते हो। ठीक है ना, तो आपका मैं बताना चाहूंगा ये जो इस चैप्टर से है, समीकरण से कथन बनाना और कथन से समीकरण बनाना, ये दोनों बीच बीच में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो इसको जो है आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए साथ ही आप आईएमपी क्वेश्चन कुछ मैं बता देता हूं, आप लोग उसको टिक लगा लीजिए। हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चंस आता है, उस क्वेश्चन को मैं आपको टिक लगा रहा हूं, तो संभवतः आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। देखिए तो पहले जो है आप जो है कथन से समीकरण बनाना ये आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है प्रश्नावली 1, ठीक है, प्रश्नावली 1 में छोड़िए, उसके बाद आप ना पेज नंबर 36 पे देखो, इसमें क्या है उदाहरण नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या है ग्राफी विधि दिया हुआ है, तो इसमें जो है आप एक प्रकार के जो है ग्राफ को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अधिकतर जो है आपका उदाहरण नंबर 6 को ज्यादा पूछे गए हैं, कई बार के अर्धवार्षिक परीक्षा में जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल को होता है उसमें उदाहरण नंबर 6 को ज्यादा पूछे गए हैं, तो एक जो है आप उदाहरण नंबर 5 और एक 6 को प्रैक्टिस कर लीजिए, ये दोनों। फिर आपका अगर ग्राफी विधि से देता है तो आ जाएगा। वैसे वार्षिक परीक्षा में इससे अभी तक क्वेश्चंस वैसे नहीं आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन बाई चांस अगर पैटर्न चेंज कर दे तो हो सकता है वार्षिक परीक्षा में आ जाए, लेकिन अर्धवार्षिक और तिमाही परीक्षा में बहुत चांसेस है इसके आने का। ठीक है, तो उन दोनों परीक्षा के लिए मैंने और वार्षिक के लिए एक बार देख कर चले जाइएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है प्रश्नावली में जो तो कथन वाला दिया हुआ है तो कथन को देख ही लीजिएगा, कथन से समीकरण बनाना, एक आध क्वेश्चन दे दे तो। ठीक है, और उसके पश्चात आप आ जाइए सीधा आपके प्रतिस्थापन विधि में, जो उदाहरण नंबर 9 जो दिए हुए हैं ये कई बार अर्धवार्षिक और तिमाही परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो एक बार इस प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके पश्चात उदाहरण नंबर जो 10 है ये कोई सन में आया हुआ था, ये मतलब परीक्षा में, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी लगभग तो ऐसे
क्वेश्चन ज्यादा उसमें से पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। मेन आपका आप चले आइए प्रश्नोली 2 पे। अब देखिए तो प्रश्नोली 2 में आप जो है देखिए प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो जांच कीजिए, प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो ये भी क्या है, जांच कीजिए वाला। तो एक दो क्वेश्चन जांच कीजिए वाला देख लीजिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि चेक कीजिए ये समीकरण का हल है कि नहीं है। तो इसमें का आप कोई भी एक प्रश्न देख लीजिएगा। उदाहरण बोलो प्रश्न नंबर 3 और 4 जो है आपका एक टाइप के प्रश्न है, तो ये जो है विधि से सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी प्रश्न में लिख देता है कि प्रतिस्थापन से सॉल्व कीजिए, विलोपन सॉल्व कीजिए, वज्र गुणनखंड से सॉल्व कीजिए, तो विधि का नाम लिखे, कभी कभी एक आध बार आता है, लेकिन अधिकतम टाइम क्या होता है विधि का नाम नहीं लिखा रहता है, आपको सीधा प्रश्न दे दिया रहता है, ठीक है। इस प्रश्न को या इस समीकरण को आप हल कीजिए, तो आप वहां पे स्वतंत्र हैं, आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, वज्र गुणनखंड से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं और आलेखी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अधिकतम क्या होता है आपको परीक्षा में जो है ग्राफ नहीं दिया जाता, अर्धवार्षिक और तिमाही परीक्षा की बात होती है, वार्षिक में तो देगा ही देगा। तो आप लोग जो है अपने कॉपी पे ही कैसे ग्राफ बनाना है उसका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उस हिसाब से फिर आप स्केल की सहायता से अंदाजा उसमें लाइन को जो है बढ़िया बराबर लाइन पे लेना, एक्स एक्सिस पे अगर 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो वाई एक्सिस में ले रहे हो वो भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो उससे क्या होगा बढ़िया मिलेगा वो, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एक सेक्शन में जितना लो उतना उतना वाई वाई में भी लेना, 1 सेंटीमीटर मत लेना, कम से कम 0.5 मतलब आधा सेंटीमीटर लेना, तब तो काफी पे जगह आएगा, ठीक है। तो अपने जगह के हिसाब से उसको बनाना, लेकिन इक्वल बनाना भाई, इक्वल बनाओगे तभी आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। अब देखिए अवलोकन विधि से समीकरण हल के प्रकार का पता लगाना, इसमें 3 आपको केस दिए हुए हैं, तीनों केस को आप याद रखिए। अब 3 केस आपके याद हैं तो फिर प्रश्नोली 3 के जो है कोई भी आपसे प्रश्न दे दे वो पूरा पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रश्नोली 2 में ही आइए, फिर उसके बाद हम 3 में चलेंगे। तो प्रश्नोली 2 का प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इतना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। जिसमें जो है आपका 8 नंबर और 9 नंबर जो है मोस्ट आईएमपी 8, 9, 10 ये जो थे पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, और इसमें से 8, 9, 10 जो है ज्यादा मोस्ट है इन सबसे, ठीक है। लेकिन जो है इनको एक बार आप रफली हल्का हल्का देख लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, ताकि इसमें से कोई अगर दे तो आपसे बन जाए, ठीक है। और बाकी इधर को आप छोड़ सकते हैं, ये बहुत कम ही पूछे जाते हैं, पूछे भी नहीं गए, ठीक है। अब ये जो अगर नेक्स्ट अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये सारे आपके प्रश्नोली में आ जाता है, ठीक है। ये उदाहरण अगर प्रश्नोली के प्रश्न बना रहे हैं तो सारे सारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है यूनिक जो प्रश्न है उसको आप लोग टिक लगा लीजिए। जैसे कि प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 3 का कोई एक प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें सब एक जैसे ही बनेगा। प्रश्न नंबर 4 में, ठीक है, निम्नलिखित समीकरण निकाय से अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी एक जैसे बनेगा। प्रश्न नंबर जो 5 है इसमें जो है पहला वाला जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का पहला, क्योंकि इसमें 3 बार सॉल्व करना पड़ता है अलग अलग बार, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर जो है आपका के का 2 बार वैल्यू किस में आ रहा है, एक बार एक ही बार आ रहा है, उसमें भी दूसरा में भी आपका एक ही बार आ रहा है, तीसरा में भी एक ही बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है तो सिर्फ एक बार ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो एक बार पहला और दूसरा 2 प्रैक्टिस कर लेंगे काफी। हाँ, और जो प्रश्न नंबर 6 है 7 है आपका मोस्ट आईएमपी है, अभी तक कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, 6वां नंबर और 7वां नंबर का 2 नंबर से 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो इसको जो है मोस्ट आईएमपी कर लीजिए, साथ में क्या है बहुत इजी हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है फिर समीकरण से कथन बनाना, ये थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछे जाए तो आप लोग जो है करके देखो वालों को टिक लगा लो, और उदाहरण में भी उसी टाइप का दिया हुआ है। तो मैंने जो आपको ये क्वेश्चन जो बताया ये अर्धवार्षिक और तिमाही परीक्षा के लिए मोस्ट है ही, साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल क्या कर रहा है बोर्ड ने पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया इस बार का, जब मैंने देखा इस बार का, इस पिछले ईयर का 2 साल का, तो उसने क्या किया है, क्योंकि ये प्रश्न से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो उसने क्या किया हुआ है, ये जैसे आपका कंडीशन दिया है ना, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, वैसे 3 प्रकार का है, तो उसमें 2 प्रश्न को दे देता है, ठीक है। चेक कीजिए अद्वितीय हल के लिए, और चेक कीजिए के का मान निकाल लिए, बोलेगा अद्वितीय हल के लिए के का मान निकालिए जब कोई हल ना हो, या तीनों केस को दे देगा, के का मान निकाल लीजिए, मतलब मेरे कहने का मतलब इन तीनों क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन में बना देता है 5 नंबर का, समीकरण नंबर 1 ही दे देगा और
3 बार आपको हल कर करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अवलोकन से समीकरण निकाय का हल का पता लगाना, ये आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। उस टॉपिक को जो है, उस टॉपिक में जितने आपका फार्मूला दिया उसको याद रखिएगा, और इससे जो है प्रश्नावली 3 का जो प्रश्न जो है उसको आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आजकल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रश्नावली 3 से ही प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है, बाई चांस आपका प्रश्नावली 2 से, और बाई चांस अगर कथन बनाना है तो प्रश्नावली 1 से आएगा, नहीं तो मतलब 90% प्रश्नावली 3 से ही आ रहा है प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी करिए। इसके साथ साथ आपका जो है अर्धवार्षिक भी और तिमाही भी दोनों को दोनों तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम नए टॉपिक्स नए चैप्टर के साथ में मिलते हैं। ठीक है।